स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और अब बात करते हैं जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे में आज एक अहम पड़ाव की। गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 नाम का एक 3 दिन का मेगा कॉन्क्लेव रखा गया है। यह सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर कार्यक्रम गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है। आज 28 जुलाई से शुरू हुआ, 30 जुलाई तक चलेगा और इसमें दुनिया भर की 200 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। अब ये सेमिकॉन इंडिया जो कॉन्क्लेव चल रहा है, इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और उन्होंने जो कहा वो पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज था। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि पहले लोग ये पूछते थे कि भारत में क्यों निवेश करें, आज सवाल पूछा जाता है भारत में निवेश क्यों ना करें। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा कि उन्होंने भारत के सामर्थ्य के साथ अपने सपनों को जोड़ा है और भारत कभी किसी को निराश नहीं करता। 21वीं सदी में भारत ही वो अवसर की दुनिया है, इसमें आपका बिजनेस 2 गुना 3 गुना होने वाला है। और आखिर में नरेंद्र मोदी ने कहा कि यही समय है, सही समय है। चाहता हूं, मौका है और मैंने लाल किले से कहा था यही समय है, सही समय है। और मैं कहता हूं देश के लिए तो है ही, दुनिया के लिए भी है। अब ये जो जिस कार्यक्रम में वो थे उस पर जरा थोड़ी और बात हमको करनी चाहिए। फिर एक बार जरा छोटा सा मैं आपको याद दिला दूं, सवाल अपने भेजिएगा। ये हर्षवर्धन जी, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है इसको लेकर के विशेष तौर पर प्रधानमंत्री अब जब अमेरिका गए उसके बाद भारत में चर्चा शुरू हुई। पहले से काम चल रहा होगा सरकार का तो, लेकिन माइक्रॉन इंडस्ट्री यहां आएगी, वो यहां अपना प्लांट लगाएगी गुजरात के सानन में, उससे 5,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, 15,000 उससे एंसिलरी जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। ये सारी बातें हमको बताई गई। अश्विनी वैष्णव जी ने एक बाकायदा सेमीकंडक्टर का पूरा एक डमी बोर्ड लेकर के समझाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेमीकंडक्टर होता क्या है, सेमीकंडक्टर की चिप। क्यों आज भारत ये इंडस्ट्री लगाने के लिए इतना बेताब है, क्यों हम दुनिया भर के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि 2 तरीके होते हैं डेवलपमेंट के, उसमें लीडरशिप में रहने के। एक तो ये है कि आपकी जनसंख्या बढ़ती जाए, किसी सड़क पर एक दिन में 100 लोग चल रहे हैं और अचानक 1000 लोग चलने लगे तो आप कहें कि नहीं सड़क को थोड़ा चौड़ा कर दें। दूसरा तरीका यह है कि आप कहें कि नहीं ये हम 1000 लोगों के चलने की सड़क बना रहे हैं, जो 100 लोग हैं उनको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो यहाँ धीरे धीरे दूसरे 100 लोग आए और वो वहाँ रहने लगे। ये टाउनशिप का जो तरीका होता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जिसको हम कहते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी, उसमें भी यही काम करता। अब एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पर अगर हम देखें तो जो चिप की बात हम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, जब कोरोना हुआ तो दुनिया का सबसे बड़ा इसका मैन्युफैक्चरर देश है चीन और सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ताइवान में। इसके अलावा अमेरिका भी है, थोड़ा बहुत जापान भी है, दूसरे देश भी हैं। यही कंपनियां बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, इतने पैसे लगते हैं कि सामान्य कंपनियां उसने हाथ भी नहीं डाल पाती। भारत की कंपनी तो कब वहां पहुंच पाएगी पता ही नहीं। अब भारत ने करीब 1.5 वर्ष पहले एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया। उसका काम यही था कि भारत के एक्सपर्ट और दुनिया भर के एक्सपर्ट को वो लेगा और वो भारत में चिप बनाने के लिए कैसे जमीन तैयार हो सकती है, क्योंकि आज अगर फैक्ट्री लग जाएगी तो कम से कम 2 साल उसको लगने वाले हैं। कहा जा रहा था कि सबसे पहले जो फॉक्सकॉन वेदांता, जो VFSL कंपनी बनी थी, वेदांता फॉक्सकॉन कंपनी लिमिटेड जो बनी थी, वो काम शुरू करके उनका काम नहीं हो पाया, उनकी डील टूट गई। जब डील टूटी तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो मोदी के सेमीकंडक्टर मिशन को खत्म कर दिया। अब यहां यह बात समझनी है, जिस समय इतना दबाव है, 2024 का चुनाव है, टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं मिल पाया इन दोनों कंपनियों को, इसकी वजह से डील टूटी। ये डील और किसी वजह से नहीं टूटी है, वेदांता और फॉक्सकॉन की टेक्नोलॉजी पार्टनर, यानी एक ऐसी कंपनी जिसको सेमीकंडक्टर बनाने का प्रायर एक्सपीरियंस हो। अब माइक्रॉन, AMD, अप्लाइड मटेरियल ये यहां आ रहे हैं। अब इसको और आपको समझना हो तो आपने अगर कार की है SUV की बुकिंग पिछले 1.5-2 साल में कराई हो तो आजकल आपको 8 महीने से लेकर 1.5 साल तक की वेटिंग है। क्यों वेटिंग है? क्योंकि जो आप गाड़ी एजेंसी में ले जाते हैं तो पहले होता था नट बोल्ट ठोकता था, अपना रिंच पेचकस लेके आता था। अब क्या करता है, इंजीनियर आता है, लैपटॉप बोनट पे रखता है, कनेक्ट करता है और 30 सेकंड में बताता है कि आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत है, ये वाला सेंसर काम नहीं कर रहा है, शीशा नहीं काम कर रहा है, ये इंजन नहीं काम कर रहा है, ये मतलब दुनिया भर की चीजें। उस एक चिप से वो सारी चीजें कंट्रोल होती है। वो चिप सब जगह लगी है, फोन में लगी है, टीवी में लगी है, टीवी में लगी है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में, यानी आप अगर उनके ऊपर डिपेंडेंट है तो आपकी बहुत अच्छी रैपिड ट्रेन चली जा रही है, अचानक रुक गई
और उसका जो रिप्लेसमेंट है, जो चिप नया आना है, वो आपके पास है नहीं, और ताइवान और चीन देने की स्थिति में नहीं है। ठीक है। इस बात को नरेंद्र मोदी ने पिछले 3 साल पहले शुरू किया, 1.5 साल पहले तो बाकायदा ये सेमीकंडक्टर मिशन किया, और माइक्रोन हमारे देश में 60,000 लोगों को स्किल्ड करने वाली है, तैयार करने वाली है इंजीनियर को, सिर्फ इसी काम के लिए, और 3 कंपनियों के साथ, जिसमें एक जापान की भी कंपनी है, भारत सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जो कोलैबोरेशन होगा वो हो चुका। अब यहाँ गांधीनगर में महात्मा मंदिर में जो कॉन्क्लेव चल रहा है, वहां कौन कौन सी कंपनियां हैं, बस जरा आपको बता रहा हूं। फॉक्सकॉन, जिसके बारे में बताया गया, फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है। आप आईफोन यूज करते हैं, दुनिया में जितने आईफोन बनते हैं उसमें ज्यादातर आईफोन फॉक्सकॉन बनाता है। 10 में से 4 कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप दुनिया भर में कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो वो फॉक्सकॉन में बनता है, ताइवान में बनता है। भारत में फॉक्सकॉन की बहुत बड़ी फैसिलिटी है बस फोन बनाने की। एक चीज, छोटा सा करेक्शन है, ताइवान की कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन सबसे ज्यादा बनाती है चीन में। चीन में 100 में से 80-90 मोबाइल अभी भी चीन में बनते हैं। 5% हिस्सा भारत ले चुका है बेंगलुरु और चेन्नई की फैक्ट्री में, 25% करने की योजना है, जो बहुत बड़ी सफलता। अब ये फॉक्सकॉन वेदांता कंपनी के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर का प्लांट भारत में लगाने वाला था। इनकी डील क्यों टूट गई वो आपको हर्षवर्धन जी ने बताया। इसमें भारत की किसी कमी की वजह से डील नहीं टूटी कि हम उनको कोई वैसा माहौल नहीं दे पाए या हमारी तरफ से कोई ढिलाई रही, ऐसा नहीं था। उनको टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं मिला, लेकिन वो फॉक्सकॉन भी वहां मौजूद है आज गांधीनगर में, वो वेदांता भी मौजूद है, माइक्रोन कंपनी जो प्लांट लगाएगी गुजरात में वो वहां पर है, AMD, IBM, मार्वेल, लैम रिसर्च और ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो वहां पर आई हुई हैं। इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर के ये दावा किया जा रहा है, जिस तरीके से मैं तो पाकिस्तानी कमेंट्री सुनता हूं, तो एक बार मैंने किसी को कहते सुना था कि वो ग्वादर का पोर्ट बन जाएगा तो नालियों में डॉलर बहेंगे। ऐसा उनके एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कुछ साल पहले। कमेंट्री बड़ी अच्छी करते हैं वो। हाँ, तो वैसा तो नहीं, लेकिन यह माना जा रहा है कि हम अगर आने वाले कुछ वर्षों के अंदर इस सेमीकंडक्टर चेन का, सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री का कुछ हिस्सा ले पाएं तो दुनिया भर की सप्लाई चेन में भारत एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। आप चीन की काट हो सकते हैं एक तरीके से। देखिए, ये इसमें मोदी का विजन दिखाई देगा आपको। मोदी को जब कोरोना आया और उससे पहले चीन जो है पूरी दुनिया की फैक्ट्री बन चुका था कि जो बनेगा चीन में बनेगा। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, यूरोप सब ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग हम आउटसोर्स करते हैं, और कोरोना आया तो पता चला चीन बंद हुआ तो पूरी दुनिया बंद होने की स्थिति में आ गई। तो उसी कोरोना के दौरान बजट में कॉर्पोरेट टैक्स कम किए गए। उसका मकसद देशी कॉर्पोरेट्स को के लिए तो था ही, नए इन्वेस्टमेंट के लिए कि हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है कॉर्पोरेट टैक्स का उसके बराबर हो जाए तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आए। दूसरा, दुनिया भर में ये महसूस किया जा रहा है कि चीन को जो हमने पूरी दुनिया की फैक्ट्री बना दी वो फैसला गलत था, इसको जो है डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। तो कहाँ हो सकता है? तो ताइवान हो सकता है, वियतनाम हो सकता है। इस तरह वियतनाम की इकॉनमी इतनी छोटी है कि उसकी कैपेसिटी नहीं है इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को झेलने की जी। तो सबकी नज़र में आया भारत। टैक्स रिजीम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं उसमें परिवर्तन आया है, बिजनेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट का माहौल चाहिए वो है, और भारत की इच्छा है, ये प्रधानमंत्री की इच्छा है कि ये सेमीकंडक्टर और इस चिप के बिजनेस में भारत चीन से एक बड़ा हिस्सा ले आए। जो कंपनियां चीन से निकलना चाहती हैं, 2 तरह से निकल रही हैं, एक जो पूरी तरह से अपनी दुकान बंद करके निकलना चाहें, दूसरी जगह भी एक चीन के अलावा विकल्प के तौर पर कहीं अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती हैं, जैसे एप्पल ने किया है। तो इस तरह के लोगों को इन्वेस्ट करने के, इनवाइट करने के लिए इन्वेस्टमेंट, भारत उस तरह का माहौल बना रहा है। ये दोनों कंपनियां जो अलग हुई हैं, अलग होने के बाद भी ये दोनों अलग अलग शुरू करने वाली है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इसका प्रचार यूं हुआ कि वो प्रोजेक्ट डील टूट गई, मोदी का सपना टूट गया, भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो बनने से पहले ठप हो गई। आपने ये दोनों कंपनियों की डील टूटी है, अलग अलग। वो तो फॉक्स उसका जो ताइवानी कंपनी, उसका स्टेटमेंट भी आ गया था कि हमको भारत सरकार से कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, और ये हमने जो अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि टेक्निकल वो पार्टनर न मिल पाने की वजह से तोड़ी है। मैं इसमें 2 चीज़ें और जोड़ना चाह रहा हूँ।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब भी वो चीन कई बार गए थे और उन्होंने देखा वहाँ कि चाइना ने किस तरह से अपने कम्युनिस्ट कंट्री होते हुए भी कैसे अपने दरवाजे खोले तमाम सारी दुनिया भर की कंपनियों के लिए, उनके लिए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, FEZ और SEZ बनाए, तो उसको उन्होंने एक तरह से एक विजन के रूप में लिया और इसीलिए जब वो वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन करते थे तो दुनिया भर के तमाम सारे इन्वेस्टर्स आते थे। लेकिन तब उस वक्त सीमाएं थी, गुजरात एक राज्य के मुख्यमंत्री थे। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने उन सारे अपनी जो योजनाएं और जो खासकर जो विजन था उसको उन्होंने अमल में लाना शुरू किया। और उनकी सबसे बड़ी खास बात है कि जब कहीं भी वो जाते हैं किसी भी देश में और वहाँ उनको लगता है कि यहाँ से कोई चीज़ भारत लाई जा सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए, यहाँ की तकनीक, यहाँ का आइडिया, तो कुछ आइडिया, तो उस पर जरूर काम करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि खाली गए और घूम फिर के और जो समझौते पहले से तय हैं उनमें दस्तखत करके चले आए। तो ये उनका विजन है। और ये जो माइक्रोन, ये जो आप बता रहे हैं, मुझे लगता है, मेरा हो सकता है मैं अतिरंजना में बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि राजीव गांधी के टाइम जो C-DOT टेक्नोलॉजी आई और उसके बाद जो तकनीकी जंप लगाया भारत ने, ये शायद उसी स्तर का एक बड़ा तकनीकी जंप भारत के लिए होगा। अगर इसको ये फलीभूत हो गया तो निश्चित रूप से दुनिया की सप्लाई चेन में भी हम होंगे और चीन को टक्कर भी दे रहे होंगे। अभी प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कहा थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग। तो लोग एक्ट, जब ये, और ये बात पहले से कहते हैं, जब उन्होंने कहा था कि भाई देश के अंदर बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए तो लोगों ने मजाक उड़ाया, आज तक बुलेट ट्रेन बन नहीं पाई है। तब प्रधानमंत्री ने कहा था लेकिन नहीं, होना चाहिए देश के अंदर। सबसे ज्यादा चीन भी जो है पूरा चीन नहीं दिखाता है, शंघाई दिखाता है अपना। तो आपके पास भी दिखाने के लिए होना चाहिए। दिखाने के लिए यह केवल, या ये रोजी रोटी वाला काम है, ये वो काम है जिससे भारत को एक्चुअल हमारी जो जरूरतें हैं रोजगार की, इन्वेस्टमेंट की, दोनों चीजें हैं। बुलेट ट्रेन आने का मतलब है नई टेक्नोलॉजी आना। वो रेलवे में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो समय के साथ उसका असर दिखाई देगा। लेकिन पिछली रिजीम में, मतलब पिछले अपने कार्यकाल में जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तो दुनिया भर में जितने दूतावास और हाई कमीशन हैं सबके राजदूतों और हाई कमिश्नर्स को बुलाया गया था। पहली बार इस तरह का सम्मेलन हुआ। प्रधानमंत्री ने उसको एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि आप जिस राज्य के हैं उस राज्य में जाइए, कम से कम एक हफ्ता बिताइए, मुख्यमंत्री से बात कीजिए, सरकार में दूसरे लोग हैं उनसे बात कीजिए, जानिए कि उनकी ज़रूरत क्या है, उनके यहाँ संभावना क्या है। फिर जिस देश में आप तैनात हैं वहाँ देखिए कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकता है। तो ये केवल आपका काम, ये डिप्लोमेटिक इतना ही नहीं है कि जो है चिट्ठी का आदान प्रदान होता रहे। ये देखिए कि भारत के लिए संभावनाएं कहाँ हैं। तो ये इस तरह की तैयारी जो है वो ऐसा नहीं कि एक दिन में ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए आधार तैयार करना पड़ता है। तो जिस तरह का ये काम हो रहा है, सेमीकंडक्टर का हो या सोलर एनर्जी में आज से 8-9 साल पहले हम कहाँ थे? दुनिया में कोई हमारा नाम लेवा नहीं था। आज हम दुनिया के अग्रणी देशों में हैं, सोलर एनर्जी में सबसे आगे हैं। तो इस तरह की चीज़ें, फिर वही स्केल और स्पीड की बात आती है कि किस स्केल पर आप करना चाहते हैं और कितनी स्पीड से कर रहे हैं। तो उसका असर लोगों को दिखाई देने लगता है। जब वो असर दिखने लगता है तो जब आप उससे बड़ा सपना दिखाते हैं तो लोगों को भरोसा हो जाता है कि हाँ, वो करके दिखाया था, ये भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अभी हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात की है जिसको लेकर प्रधानमंत्री का एक विजन जो है वो हमें अभी दिखाई दे रहा है और इसका असर जमीन पर कितना पड़ेगा वो अलग बात है। हमारे राजनीति इस बात पर भी हो जाती है कि ये प्लांट या ये सारे बड़े बड़ी कंपनियां जो हैं इनको हम गुजरात क्यों लेकर के जाते हैं। अब ये जो डील टूटी थी फॉक्सकॉन की और वेदांता की, ओरिजिनल प्रोजेक्ट महाराष्ट्र का था लेकिन गुजरात शिफ्ट हो गया, वो फिर नहीं हो पाई वो डील, वो अलग बात है। अब ये माइक्रोन की फैसिलिटी लगेगी, ये भी गुजरात में लगने जा रही है। आप सभी कंडक्टर का इतना बड़ा जलसा कर रहे हैं, वो भी आप गुजरात के अंदर कर रहे हैं। नहीं, दो चीज़ है। एक तो ये कि जिस गांधीनगर में ये हो रहा है, और मैं तो कहूँगा कि जब भी कोई गांधीनगर जाए तो गांधीनगर और आप कुछ घूमिए ना घूमिए, गिफ्ट सिटी जरूर जाइए। और गिफ्ट सिटी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हैं, मुख्यमंत्री रहते ही इन्होंने तय किया था तो लोग मजाक भी बना रहे थे कि इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया। पहले तो गांधीनगर वो अलग अहमदाबाद से बाहर राजधानी बनी, अब उसमें आपने इतने बड़े इलाके में कौन आएगी, कौन सी बड़ी जो फाइनेंशियल कंपनी या टेक्नोलॉजी कंपनी आएगी। आज दुनिया का फिनटेक कंपनियों का हब बन रहा है। आज भारत उसमें लीड ले रहा है और कई बार हम कहते हैं, जैसे अभी के उदाहरण में कहें, इतना सेमीकंडक्टर पे हमने बात किया लेकिन एक भी भारतीय कंपनी का नाम नहीं।
जब अभी तक भारतीय कंपनियां उसमें शामिल ही नहीं है, लेकिन अगर फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन के साथ अगर मैन्युफैक्चरिंग में वेंडर के तौर पर, सब वेंडर के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू किया, तो हो सकता है कि कल को कोई थोड़ा बड़े सपने पालेगा। अनिल अग्रवाल वेदांता दुनिया भर में दूसरे कामों में करते हैं, पहली बार उनको मन हुआ कि ठीक है हम भी सेमीकंडक्टर में करेंगे। सरकार इन सब में हैंड होल्डिंग कर रही। जहां तक राज्यों में लगने की बात है, कौन सा राज्य कहां लोकेटेड है? अब सबसे बेहतर पोर्ट फैसिलिटी गुजरात में है, गुजरात सबसे अग्रणी राज्यों में है, महाराष्ट्र सबसे अग्रणी राज्यों में है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, इधर नहीं लग पा रहा था। लेकिन अब इधर यूपी का उदाहरण है, राज्य की कानून व्यवस्था बेहतर हुई, फैसिलिटी बेहतर हुई, जमीन देना ठीक हुआ, खुद सिंगल विंडो क्लियरेंस में योगी जी खुद देख रहे हैं। तो आप देखिए कि जो नया एक तरह से कहें कि देश को उम्मीद जगाने वाला कि हम 27 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, उसमें महाराष्ट्र के बाद देश का सबसे बेहतर राज्य, बड़ा चमकता राज्य उत्तर प्रदेश होगा। तो कल को लोग कहेंगे कि यहां क्यों चले आ रहे हैं मोदी के बाद योगी जी की राज में चले आ रहे हैं। जल्दी से दो सवाल मैं ले लेता हूं, फिर ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा। ये एक सवाल जो हमसे पूछ रहे हैं शाक्य जी, प्रवीण शाक्य इनका नाम है, प्रवीर शाक्य, ये पूछ रहे हैं सर कि हमारे देश में आमदनी कितनी आम आदमी की, इस पर बात कीजिए। सरकार ने आंकड़ा दे दिया कि कांग्रेस होती तो दूध 300 रुपए बिकता, लेकिन आप इस वक्त आपने किसानों के लिए एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया? ये आप बनाते तो किसान की आय बढ़ जाती। फिर दूसरा करें, डीएपी 1500 रुपए बिक रहा है, पोटास 1800 रुपए में बिक रहा है, किसान का आम आदमी का भला कैसे हो रहा है? भाई जो खाद बिक रही है उस पर जो है 67% सब्सिडी दे रही है सरकार और क्या करेगी? बस सरकार की आमदनी कहीं आसमान से तो आ नहीं रही है, जो आमदनी होगी खर्च उसी के अनुपात में होगा ना। तो सरकार जितना मैक्सिमम कर सकती है कि खाद का दाम न बढ़ने दे, उसके लिए जो सब्सिडी दे सकती है वो सरकार दे रही है। मुस्कुराहट तैर रही है चेहरे पर। नहीं, कोई मुस्कुराहट, प्रदीप जी की बात पर नहीं मुस्कुरा रहा था, मैं किसी और बात में मुस्कुरा रहा था। तो इसलिए जो है ये बात सही है कि आमदनी जितनी हम अपेक्षा करते हैं उस तरह से नहीं बढ़ रही है, लेकिन आमदनी बढ़ रही है और वो बढ़ेगी तब। 140 करोड़ के देश में अगर 6 करोड़ लोग सिर्फ जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और मुश्किल से 2 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, तो आमदनी सरकार की कहाँ से आएगी? या तो सरकार टैक्स लगाए, फिर दूसरा तरीका ये है, ठीक है, तो टैक्स नहीं लगा रही है, ये भी एक तरह की लोगों की मदद ही है। अच्छा, हमने अभी क्योंकि प्रधानमंत्री ने महंगाई की बात की, बड़ी जरूरी है जी। एमएसपी से भैया किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, इसको पहले समझ लीजिए। एमएसपी मतलब जैसे आप नौकरी करते हो, आपको कोई कहे कि मिनिमम वेज पे काम कर लो, मतलब सबसे न्यूनतम वाला जो मजदूरी मिलती है उसी पे काम कर लो, तो किसान को जो एमएसपी सिर्फ देने का पक्षधर है वो किसान का दुश्मन है, इसको अच्छे समझ लीजिए। वो एमएसपी सिर्फ इसलिए है कि जिनको एकदम कहीं नहीं बिक रहा है सरकार उसको खरीद ले या अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए खरीदे। सही बात पता होना। पेट्रोल डीजल की, गैस के दाम की हमने बात की थी, तो संजय शर्मा ने लिखा कि बताइए फिर राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर कैसे मिल जा रहा है, पंजाब में फ्री बिजली कैसे मिल जा रही है? जो देने वाले हैं वो ये वैसे भी दे रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता? वो वही जो कर्नाटक में हो रहा है कि डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं बचेगा। आप ये सब कर सकते हैं, पैसा आपके पास 100 रुपए है, आप कैसे खर्च करेंगे आप पर है। आप उससे जो है रेस्टोरेंट में जाकर चाय कॉफी पी लें, या फिर जो है घर की जो जरूरत है, घर में आटा खत्म हो गया वो ले आए। तो ये तो प्रायोरिटी की बात। एक कमेंट। नहीं, मैं तो खाली अब चूंकि अशोक गहलोत दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं उनका अपना अर्थशास्त्र होगा, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि देश आम आदमी के लिए है, नागरिक के लिए है। नागरिक की, जैसे मतलब किसी घर में आप ड्राइंग रूम सजा लीजिए बहुत बढ़िया, सारे उपकरण ले आइए और घर में राशन ना हो रोटी बनाने के लिए, क्या फायदा? तो क्या फायदा? तो पहले राशन, पहले खाना, पहले कपड़े, उसके बाद सारी चीजें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही आपकी इकॉनमी बढ़ेगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो है लोगों को राहत देना भी जरूरी है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे और आपके सवालों को लगातार शामिल करते रहेंगे। अजीत पवार ने उद्धव ठाकरे पर एक बड़ा इल्जाम लगाया। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी पोल खोल सेशन शुरू हुआ है। जी हां, पुरानी बातें याद कर करके सभा में बताया जा रहा है कि क्या हुआ था उस वक्त, कौन सा फैसला टाल दिया था, किसने कौन सी मूर्ति नहीं लगने दी थी, और इसमें पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कहां से आया, इस पर आपको हम बताएंगे और इस पर आगे चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आप देखते रहिए कहानी कुर्सी की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।